साल 2021 में पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद जब ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती हैं तो उन्होंने दिल्ली के दौरे लगाने शुरू कर दिए। बार बार दिल्ली में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष को एक साथ लाने की एक मुहिम शुरू की, क्योंकि यह वो वक्त था जब राहुल गांधी 2019 भी हार चुके थे और कांग्रेस भारत से मुक्त होने की दिशा में एक दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि राहुल, सोनिया, प्रियंका, कांग्रेस के इन तमाम चेहरों को देश की जनता और विपक्ष दोनों नकार रहा था। और ममता बनर्जी 2024 के लिए प्रधानमंत्री के विपक्ष के चेहरे के तौर पर अपनी सीढ़ी मजबूत करना चाहती थी। 2-3 दौरे हुए ममता बनर्जी के दिल्ली में। पहले दौरे में उनकी बाकायदा सोनिया गांधी से मुलाकात भी होती है और वो सोनिया गांधी से मिलकर विपक्षी एकता का संदेश भी देती हैं। लेकिन जब दूसरी बार ममता बनर्जी, अगस्त का महीना था ये, दिल्ली पहुंचती हैं तो सोनिया गांधी से मिले बिना ही उनको वापस जाना होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोनिया गांधी का ममता बनर्जी के लिए दिल्ली की राजनीति के दरवाजे खोलने से इंकार करना। सोनिया नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति करे, क्योंकि सोनिया हमेशा से अपने बेटे राहुल के लिए दिल्ली में सियासत फिट करना चाहती थी, उन्हें दिल्ली की सियासत में फिट करना चाहती थी। बात बिगड़ गई। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी उनके पीक पर 2019 की जो जीत हुई थी वो एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। उस एक सुनामी के दौर पर भी, मोदी लहर की सुनामी, ममता बनर्जी दिल्ली के विपक्ष में अपने चेहरे को मजबूती दे नहीं पाई, क्योंकि सोनिया गांधी अड़ंगा बन गई थी। और यह वो दौर था जब सोनिया गांधी तब भी विपक्ष में एक सशक्त चेहरा थी। कांग्रेस की वो अंतरिम अध्यक्ष भी थी उस वक्त तक। आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि अब वक्त पलट गया। 5 साल हो गए इस घटना के। तब सोनिया गांधी का विरोध ममता बनर्जी के लिए किसी ने नहीं किया था, लेकिन इन 5 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने गांधी परिवार की विपक्ष में जो पहले मजबूती हुआ करती थी, उस मजबूती को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और हालात अब ऐसे पनप रहे हैं जो विपक्ष से गांधी परिवार के नामो निशान को मिटाने की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इससे पहले विपक्ष पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेतृत्व चुनाव का गांधी कर रहे थे, राहुल गांधी। हरियाणा में गांधी परिवार नेतृत्व कर रहा था, पूरी तरह से चुनाव में ध्वस्त हो गया। जहां भी चुनाव हुए दिल्ली में यही हालात देखने के लिए मिले। विपक्ष अब इस बात को समझ गया कि गांधी परिवार के हाथों में अब कोई जादू नहीं है। जो पिछले 65 सालों से देश की सत्ता का और सियासत का फैसला गांधी परिवार कर रहा था, अब उस गांधी परिवार के हाथों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे की सियासत का फैसला कर सके, राहुल के सियासत को जमा सके। और देखिए, सत्ता और सियासत दो ऐसी चीजें हैं जहां पर जो सर्वोपरि होता है वो वही होता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास मजबूती होती है। आज जिसके पास ताकत है वो सिकंदर है, जिसके पास ताकत नहीं है वो शियार जैसा भी बन जाता है, साइडलाइन हो जाता है। और ये बातें मैं किस आधार पर कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। सिर्फ हवा में तो मैं बातें करता नहीं हूं। आर फॉर राष्ट्र में इम्तियाज जलील हैं, महाराष्ट्र में एआईएम के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ जो उनका दो हुआ था हाथ, उसे लेकर एक बयान दिया। इम्तियाज जलील ने कहा कि जब वो बिहार में गठबंधन में जगह मांग रहे थे, जब बिहार में वो चाहते थे कि महागठबंधन में शामिल हो जाए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप बिहार में चुनाव ही मत लड़िए, यही आपकी सबसे बड़ी मदद होगी। लेकिन इम्तियाज अली कहते हैं कि जब हमने यही बात राहुल गांधी से की, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से की, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई ओवैसी बिहार क्यों आ रहा है? ओवैसी तो हैदराबाद का नेता है, तेलंगाना का नेता है,
ओवैसी को बिहार आकर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? और यह कहकर ओवैसी के उस रिक्वेस्ट को, उस निवेदन को, उस विनती को, उस गुजारिश को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया, जो ओवैसी एक बार नहीं बार बार कर रहे थे। ओवैसी चाहते थे कि उन्हें महागठबंधन में एक साथ मिल जाए, तो थोड़ा सा उनका जो कुनबा है, दायरा है बिहार में, वो बढ़ जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। जब बिहार के नतीजे सामने आए और गांधी परिवार भी डूबा और पूरा विपक्ष भी डूब गया, इसके बाद इम्तियाज जलील कहते हैं कि वो राहुल गांधी जिनकी खुद की मां इटली से आई हैं और भारत में आकर अपनी सियासत और सत्ता दोनों को चलाया, वो हमें यह कैसे नसीहत दे सकती है कि हम हैदराबाद से ओवैसी बिहार ना आए। मतलब साफ है, जिस बात को लेकर आज तक सिर्फ एक पार्टी लड़ती थी, जिस मुद्दे को लेकर आज तक सिर्फ एक नेता लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के, कि एक विदेशी महिला, एक इटालियन महिला भारत में आकर भारत की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। अब यह बात एक पार्टी तक सीमित नहीं रह गई। जिस बात की खिलाफत कभी अटल बिहारी वाजपेयी संसद में करते थे, जिस बात की खिलाफत कभी लाल कृष्ण आडवाणी करते थे, आज उस पूरी बात की खिलाफत विपक्ष में जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी के इस गांधी परिवार के खिलाफ अब भाजपा उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही जितने तीखे, नुकीले और धारदार शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और यह संकेत है कि सोनिया गांधी की विदेशी जो उनकी मूल है, हालांकि भारत तो सभी को स्वीकारता है, लेकिन सोनिया गांधी ने क्या कभी भारत को स्वीकारा? यह भी एक सवाल उठता है। और इसी का फायदा विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष अब इस बात को समझ गया है कि एक विदेशी महिला के हाथों में, जो विदेशी मूल की है, जिसे भारत की संस्कृति नहीं पता, हम उसके गुलाम तो नहीं बनेंगे। भाई अब इम्तियाज जलील तो ये कह सकते हैं ना कि हम तो 700-800 साल पहले भारत आए, या हमें तो हम भारतीय ही हैं भाई, हम कभी हिंदू हुआ करते थे, हमें कन्वर्ट कर दिया गया, तो हम तो इसी देश के, हम तो इसी जमीन के हैं। लेकिन सोनिया के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया तो इटली से आई थी। 1965 में राजीव गांधी के साथ विवाह हुआ, 68 में, उसके बाद भारत आ गई। और ये भी संकेत है कि अब कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का बॉयकॉट तो झेलना पड़ेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा संकट गांधी परिवार को झेलना होगा। अगर पूरा विपक्ष गांधी परिवार की बादशाहत के खिलाफ आवाज उठाने लगा, अगर पूरा विपक्ष गांधी परिवार की तानाशाही के खिलाफ, जो देश में केंद्र की सत्ता और सियासत में गांधी परिवार अपने पैर जमाने की कोशिश अकेले करता है, तो एक संकट सोनिया गांधी के ऊपर जरूर मंडराएगा। और यह ऐसा संकट है जो देश की सियासत से गांधी परिवार की विदाई को पूरी तरह से दुरुस्त कर देगा। मुझे नहीं लगता इम्तियाज जलील के इस बयान का, इम्तियाज जलील के जिक्र का, संकेत का दूसरा कोई और भी मायना होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है? आर फॉर राष्ट्र के हमारे साथियों की क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आपसे एक सहयोग की अपील है। आर फॉर राष्ट्र, यह हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा का इकोसिस्टम हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातनी हिंदूवादी इकोसिस्टम विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी आपसे सहयोग हो सके, मैंने स्क्रीन पर नीचे जीपे नंबर, फोन पे और तमाम एड्रेस दिए हैं। आपकी तरफ से जो इस पर सहयोग होगा वो राष्ट्रवाद की लड़ाई में आपका मेरे लिए और राष्ट्र के लिए एक समर्थन होगा।